हेलो दोस्तों। मॉडल सेट 2 का एक्सप्लेनेशन मैं आपको दे रहा हूं। एक चीज ध्यान रखिएगा कि मैटर करता है, मैं हमेशा बोलता हूं कि अल्टीमेटली क्वालिटी मैटर करता है। अगर आप इंग्लिश के पेपर का देखो तो अगर आपको इंग्लिश के पेपर को सॉल्व करने में टाइम लगता है तो ये मैथ की तरह नहीं है कि इसके क्वेश्चंस को बनाने का सॉल्यूशन लेंदी है। आपको ऑप्शंस में कंफ्यूजन हो गया और उसके लिए आप बैठे रहते हो ये डिसाइड करने में कौन सा चुने। और आदमी जब कंफ्यूज होता है ना तो नॉर्मली वो ऑप्शन गलत ही चुनता है। इसीलिए मैं बोलता हूं कि इंग्लिश में अगर स्पीड बढ़ाना है तो बेसिक्स मजबूत करना है। मैथ्स में अगर स्पीड बढ़ाना है आपको प्रैक्टिस करना होगा क्योंकि बेसिक्स मजबूत है। मैथ में बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि आपका बेसिक्स कितना भी अच्छा हो उसका सॉल्यूशन काफी सारे लंबे सॉल्व करने के बाद आएगा। इसीलिए लैंग्वेज के पेपर में, और मैं अभी बोल रहा हूं कि आपका जो अभी के बाद से जो सेट्स आपके पास आने वाले हैं दे आर चैलेंजिंग इन नेचर। सो उनके थ्रू ये मत सोचो कि तुम डिप्रेस हो रहे हो, मैं तुमको नहीं बनने के लिए क्वेश्चन दे रहा हूं। ये दिखाना है कि अभी समय है हम अपने लिमिटेशंस, कमियों को पहचानें और उस पर वर्कआउट करें, उसको मजबूत करने की कोशिश करें। क्योंकि देखो आपका कोई अगर चीज मजबूत है उससे रिजल्ट आएगा नहीं आएगा मेरे को मैं नहीं जानता, आप नहीं जानते, लेकिन जो कमजोर है उसके चलते रिजल्ट रुकेगा। तो आपको कमजोर को भी एबव एवरेज ले जाना होगा। जो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उसमें बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करके आप कितना ज्यादा आगे खींच सकते हो। सो इन चीजों का, बेसिक चीजों का ध्यान रखो। और इंग्लिश में अगर क्वेश्चंस कंफ्यूजिंग हैं तो देखो, रियलाइज करने की कोशिश करो कि कौन से बेसिक कमजोर होने के चलते परेशानी हुई है। यहां भी दो चार क्वेश्चंस के अलावे, दो चार क्वेश्चंस आसान थे, उसके अलावे चीजों में और कंफ्यूजन होगा और क्लोजेस्ट तो आपको बहुत सारा कंफ्यूज करेगा। पहले आप आंसर्स मैच कर लीजिए और देखिए कि आपका कितना सही हुआ है। चलिए थोड़ी देर के लिए वीडियो को पॉज कर लो, अपने आंसर्स को मैच कर लो, वॉच कर लो आपका कितना सही हुआ है एंड अकॉर्डिंगली जज करो। जिन क्वेश्चंस में गलती हुई है उसको आप जज करने की कोशिश करो। चलिए अब हम लोग क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन देखते हैं। पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है, कॉमन एरर का क्वेश्चन है एंड यहां पे जो रुपीज है वो रूपी में चेंज हो जाएगा, इसमें से एस हटेगा। कारण यह है कि ऑलरेडी एक नाउन लगा हुआ है और ये 5 जो लिखा हुआ है वो 5 नोट्स हैं। 100 रुपए के 5 नोट्स हैं। 500 का नोट एक होगा क्योंकि सॉरी 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 ए लगा हुआ है ना, आई बेग योर पार्डन। अब ए 500 का एक नोट होगा तो आपका नोट हो गया। अगर 500 के 100 के 5 नोट हो गए तो नोट्स हो जाता, लेकिन ए लगा हुआ है तो एक ही नोट है। लेकिन अगर उसके पहले 2 नाउन आया हुआ है तो ये कंपाउंड नाउन है और कंपाउंड नाउन में अगर आपको प्लुरल करना है तो आपका प्लुरल अंतिम वर्ड होता है, बीच का वर्ड नहीं होता। जैसे मदर इन लॉ में, चूंकि उसमें बीच में हाइफन दिया रहता है, आप ध्यान दो, तो मदर इन लॉ में ये हाइफनेटेड है, इसको कंपाउंड नाउन नहीं बोलते, ये सिंगल वर्ड बोलते हैं। इसमें आपका ये प्लुरल बनेगा। लेकिन अगर ऐसा बिना हाइफनेटेड कंपाउंड नाउन दिया हुआ है तो उसमें आपका प्लुरल बनना होगा तो नोट बनेगा। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन थोड़ा सा तो अनकॉमन है। इसका आंसर होता है फ्लोटसेम। कोई ऐसी चीज जिसको हम रद्दी मानते हैं, बेकार मानते हैं, रिमेन्स किसी चीज का बचा हुआ हिस्सा। शैम्बल्स अस्त व्यस्त स्थिति, द इंटायर रूम वॉज इन शैम्बल्स, अस्त व्यस्त स्थिति। और हैवक का मतलब बहुत बड़ा विनाश होता है। लेकिन अगर कोई चीज जो वर्थलेस होता है, हम लोग मानते हैं रद्दी है, फालतू है, तो उसको फ्लोटसेम बोलते हैं। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन में आप ध्यान दीजिए,
कि आपका ये जो माई सेल्फ है वो रिफ्लेक्सिव नहीं है, यहां पे इसको इंफेटिक प्रोनाउन बोलते हैं। मैं खुद ये सोचता हूं, मैं सोचता हूं। जैसे देखो अभी आप नॉर्मल हो ना, मैं सोचता हूं, एक नॉर्मल स्टेटमेंट। लेकिन अगर आप बोलने में बोलते हो मैं ये मानता हूं, मैं पे अगर जोर डालते हो, तो रिटन में तो मैं पे आप जोर नहीं डाल सकते ना। रिटन में जोर डालने के लिए बगल में इंफेटिक प्रोनाउन डालना पड़ता है, और जिस पे तुमको जोर डालना है उसी के बगल में, उसी नाउन या प्रोनाउन के बगल में आपको रखना होगा। जैसे राम हिमसेल्फ, राम खुद, राम ही, इस टाइप। हिंदी नहीं बनती है उसकी, आप अपने अपनी सुविधा से हिंदी ले लो। सो आई माई सेल्फ थिंक, मैं सोचता हूं, जोर डालने के लिए। सो आंसर इज डी। मूव। अब इस क्वेश्चन में मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग नजर आता है, क्योंकि एरर है, इसमें इस सेंटेंस में एरर नहीं था। अब अगर आपने सोचा है तो देखो, नो एरर के क्वेश्चन में आपको सेंटेंस के एक एक वर्ड को देखना होता है, और सारे वर्ड में कहां गलती होती है, बॉय में कहां गलती होगी। गलती होना है तो, क्योंकि ईच लगा हुआ है तो बॉय सिंगुलर जाएगा। अब पार्टिंग गिफ्ट में आपको सोचने की जरूरत नहीं कि पार्टेड होगा कि पार्टिंग होगा, ऐसे नाउन्स में गलतियां नहीं होती हैं। तो अगर आपका सब्जेक्ट ये है तो वाज गिवन, क्योंकि पैसिव बनेगा, क्योंकि उनको दिया गया। अ टॉय, टॉय के पहले आर्टिकल लगा हुआ है, पार्टिंग गिफ्ट। विच मेड, देखो यहां पे विच, कभी कभार आप जैसे रूल जानते हो कि हु लगता है पर्सन के लिए, विच लगता है थिंग्स के लिए, आप जानते हो। बट बहुत एक रूल एक्स्ट्रा है कि आपका पूरा का पूरा अगर सेंटेंस के लिए अगर कोई चीज गिवन अ टॉय एज अ पार्टिंग गिफ्ट, अगर पूरे फ्रेज या सेंटेंस के लिए लगाना हो तो एक ही रिलेटिव प्रोनाउन लगता है, वो होता है विच। और ये पूरे सिचुएशंस के लिए लगा हुआ है, विच मेड देम हैप्पी, क्योंकि बाकी के 3 वर्ड में कोई गड़बड़ी नहीं है। सो इस सेंटेंस में नो एरर था। आप लोगों ने, जितने लोगों ने बनाया होगा नो एरर, एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, बहुत अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां देखिए, एक होता है, जैसे आप जानो, इजी एक एडजेक्टिव है, इसका वर्ब और नाउन इज होता है। इजी का वर्ब भी होता है और नाउन भी होता है। आसानी, आसान बनाना। और इसके साथ वर्ब नाउन के तौर पे एक फ्रेज बनता है विथ, एक प्रीपोजिशन आता है उसके पहले विथ इज, मतलब आसानी से। इसका मतलब आसानी होता है, और उसी को यहां पे उसने किया है, द इज विथ विच, जिस आसानी से शी मैनेजेस द टास्क इज रिमार्केबल। सो ये इज का आपसे प्रीपोजिशन पूछ रहा था कि आर यू अवेयर ऑफ द प्रीपोजिशन, और इसको जानते हो या नहीं जानते हो। काम एडजेक्टिव है, द के बाद एडजेक्टिव, द के बाद नाउन आएगा, ये नहीं होगा। द कंफर्ट मतलब सुविधा होती है, वो टास्क को मैनेज करना है, सुविधा से उसको मतलब नहीं है, और सेटिस्फैक्शन से मतलब नहीं है। सो जिस आसानी से उसने टास्क को मैनेज किया वो रिमार्केबल था। इस क्वेश्चन में देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये क्वेश्चन नरेशन का। यहां पे आप ध्यान दो, प्रेज ये बनना था यहां से, और चूंकि आगे लिखा हुआ है मे गॉड ग्रांट पीस टू द डिपार्टेड, सो टू द डिपार्टेड, अगर दिया हुआ है तो वो तो भगवान से दुआ मांग रहा है, तो फिर आपका यही वर्ड जाएगा, क्योंकि यहां पे आप जो थियरी में पढ़े वो होना चाहिए था माइट। अब एग्जामिनर ने ये किया कि वहां से माइट हटा दिया। अगर आप थियरी को पकड़ के बैठोगे तो माइट कहीं नहीं है, और पास्ट के साथ में तो लग नहीं सकता। आशीर्वाद वाले सेंटेंस में माइट का चेंज हो जाएगा वो। सो इसमें इस वर्ड को देख के आपको आंसर निकालना था, और आपका आंसर बी हो जाएगा। मूव कीजिए 7 नंबर क्वेश्चन में। इंजेशन, इंजेस्ट किसी चीज को भीतर लेना, खाने के सारे सेंस में, और एक्सेक्रेट बाहर करना होता है। गल्प बड़ी मात्रा में चीजों को खा जाना। स्लग टू हिट समथिंग या समवन वेरी हार्ड, किसी को बहुत जोर से मारना।
या टू बी लेजी, काम में लेजी होना। और चग कार आदि के इंजन जब स्टार्ट होती है तो वो उसके लिए चग वर्ड इस्तेमाल करते हैं, इंजन का आवाज आना। सो खाना बाहर निकालना। ये क्वेश्चन में बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन इसमें क्या गड़बड़ी हो सकती है? When 1 in 4 रूरल इंडियंस इज पुअर, जिनका अगर किसी का गड़बड़ हुआ, होना तो नहीं चाहिए, इज पुअर लिखा हुआ है तो आपके 1 के बाद आप क्यू देखोगे और क्यू यहां आया हुआ है, आप ऐसे सोचोगे। लेकिन फिर आर का क्या करोगे? एंड 1 in 6 अर्बन इंडियंस, 6 में से 1 अर्बन इंडिया में, 4 में से 1 रूरल इंडिया में। तो ये तो व्हेन के साथ आपका आर भी साथ में बैठता है, वो तो क्योंकि वही पार्ट है, और तब आप इज पुअर लगाओगे। सो आर पहले आएगा और आंसर तुम्हारा बी हो जाएगा। मूव कीजिए। ऐसे क्वेश्चन हम लोग बना रहे हैं क्योंकि सिंस अर्ली मॉर्निंग है, ये आसान क्वेश्चन था, तो हैव बीन क्यूइंग कर देते हैं, क्योंकि फैंस लिखा हुआ है, तो ये तुम्हारा आसान क्वेश्चन था, तुम्हारा आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, ये क्वेश्चन में थोड़ी सी परेशानी है और इसमें वर्डिंग पे ध्यान दीजिए, यही मैं बेसिक्स बोलता हूं। वर्ड पे ध्यान दीजिए क्या लिखा हुआ है। बिकम एपरेंट, एपरेंट मतलब स्पष्ट होना, थ्रू द अपीयरेंस ऑफ सिम्टम्स, जब सिम्टम्स सामने जब पैदा होते हैं तो किसी चीज का अस्पष्ट होना समझ में आता है। जैसे बुखार आया तो इन्फेक्शन है, ऐसा कुछ। और उसके लिए मैनिफेस्ट लगेगा, क्योंकि देखो बिकम लिखा हुआ है तो ये भी वर्ब चाहिए हमको, ये भी वर्ब है, मैनिफेस्ट वर्ब भी होता है और मैनिफेस्ट एडजेक्टिव भी है, लेकिन विजिबल सिर्फ एडजेक्टिव है, डिस्टिंक्ट सिर्फ एडजेक्टिव है। और डिस्टिंक्ट का मतलब दो होता है, या तो स्पष्ट, जबकि यहां पे है बिकम एपरेंट, स्पष्ट होना। ये क्वेश्चन में आपका कंफ्यूजन है, क्योंकि आपसे भर मांग रहा है, और अच्छे लेवल पर अगर क्वेश्चन पूछेगा ना तो आपका वर्ड का वर्ब होना, नाउन होना, एडजेक्टिव होना, तीन ही पार्ट ऑफ स्पीच आपको क्लियर होना पड़ेगा कि आपसे यहां मांग क्या रहा है। अस्पष्ट होना का सिनोनिम अस्पष्ट नहीं हो सकता। डाइवर्ज आप जानते हो, रहस्य को उजागर कर देना, इसीलिए आंसर में तुम्हारा ए जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में स्प्लिंटर लिखा हुआ है, और स्प्लिंटर आप में से बहुत लोगों को पता होगा, किसी भी चीज के टुकड़े को जो उसके मेन बॉडी से निकल जाता है, दैट इज कॉल्ड चिप। स्टब, सिगरेट का जो अंतिम सिरा बच जाता है पीने के समय बाद, उसको स्टब बोलते हैं। फ्रिक्शन, घर्षण, शेयर अपने जगह पे, ये जाना पहचाना चीज था। अब इस क्वेश्चन को देखिए आप, इन दैट केस, अब इन दैट केस लिखा हुआ है तो आप ये ध्यान रखना कि ये मेन सेंटेंस है, क्योंकि कॉमा लगा हुआ है ना, तो अगर वो सब्जेक्ट होता तो वर्ब चुनते, कॉमा लगा हुआ मतलब इससे मतलब नहीं है, आपको सीधा सेंटेंस यहां बनाना है, तो आपका आर तो आएगा ही। अ यूनिफॉर्म सिविल कोड वुड सिंपली, और यहां लगा हुआ है वुड, वुड के बाद भी बनाएगा, या वुड के बाद भी आएगा, तो यहां पर तो वर्ब है नहीं, तो आपको आर के बाद पी डालना है। तो ये क्वेश्चन अगर आप समझने से ज्यादा अच्छा अगर आप ग्रामर से बनाओ, क्योंकि आपको बनाना है जो आपको हेल्प करे, उससे आप बना लो। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, ये बहुत पूछा हुआ है, पॉपुलर है, आसान क्वेश्चन है। वियर योर हार्ट ऑन योर स्लीव्स, दैट इज अपने फीलिंग्स को एकदम स्पष्ट रूप से किसी को बता देना, छुपाना नहीं। 14 में आप ये ध्यान दो, आपसे पूछ रहा है कि सही स्पेलिंग कौन सा है, और सही स्पेलिंग सिर्फ कूलेंट है, क्योंकि परम्यूटेड में एक टी नहीं होगा, लिम्फॉइड में आई के जगह पे वाई होता है, एंड कमांडो में डबल एम होता है। सो आपका 3 गलत है और आपका कूलेंट सही है। नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन, स्पार्टन, अनकॉमन वर्ड, हो सकता है कि आपको नहीं याद हो,
और स्पार्टन का दो मीनिंग होता है। अगर किसी द रूम वॉज क्वाइट स्पार्टन अगर मैं बोलूं तो अनडेकोरेटेड, सिंपल, एकदम सादा, जिसमें कोई डेकोरेशन आदि तड़क भड़क नहीं हो, उसको स्पार्टन बोलते हैं। ऑस्टियर उसको कहा जाता है। तो उसका अगर एंटोनिम होता तो गैरिश होता है, जिसका मतलब होता है तड़क भड़क भरा, गॉडी, भड़कीला। तो इसका अगर एक मीनिंग का जो सादा वाला में पूछें तो उसका एंटोनिम गैरिश हो जाएगा। और स्पार्टन का चूंकि सिनोनिम पूछ रहा है तो स्पार्टन का दूसरा मीनिंग होता है जो दुखों को, परेशानियों को बहुत बहादुरी से सामना करे बिना परेशान हुए। सो आपका आंसर यहां पे डी हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन स्पार्टन बहुत ज्यादा रिपीटिशन में नहीं है। नेक्स्ट फिलर देखो, द डायरेक्टर्स फेल्ड टू अंडरस्टैंड द डैश बिहाइंड द डिसीजंस टू सस्पेंड द मैनेजर। जो डायरेक्टर्स हैं वो मैनेजर को सस्पेंड करने के डिसीजन के का लॉजिक नहीं समझ पाए, और इसका मतलब होता है लॉजिक। रेशनल का मतलब, रेशनल उसका एडजेक्टिव है। अगर ई हटा दो तो एडजेक्टिव हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा लॉजिकल, और रेशनल लिखो तो वो नाउन हो जाता है, जिसका मतलब होता है लॉजिक। बाकी आइडियोलॉजी बिलीफ तो आएगा नहीं। किस लॉजिक से मैनेजर को हटाया गया, डायरेक्टर्स नहीं समझ पाए। ये इडियम फ्रेज हो सकता है कि आपको अच्छे से याद हो, व्हेन इट रेन्स इट पोर्स, मतलब जब मुसीबत आती है तो चारों तरफ से आती है, एक तरफ से नहीं। और आंसर इज डी, व्हेन समथिंग बैड occurs it usually occurs more than once, लगातार वन आफ्टर अनदर आते रहती है। 18 का कोई प्रॉब्लम नहीं है। डार्क क्लाउड्स है वो ओवरकास्ट इवनिंग स्काई। सो आपका ये क्वेश्चन आसान था। 19 नंबर, हॉरिफाई। अब हॉरिफाई का ऑपोजिट पूछ रहा है, और हॉरिफाई, हॉरिबल मतलब किसी को भयभीत कर देना। ये अफ्राइट, ये वर्ड याद कर लीजिएगा, ये वर्ड भी चूंकि बहुत अनकॉमन वर्ड है, हॉरिफाई का ये भी सिनोनिम है, पेट्रीफाई भी सिनोनिम है, अपैल का भी अचंभित या भयभीत कर देना। तो ये चारों सिनोनिम है, और सूद किसी को खुश करना, राहत पहुंचाना। तो तुम्हारा आंसर यहां पे हॉरिफाई का डी चला जाएगा। एंड 20 नंबर क्वेश्चन आपसे फिर से करेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछ रहा है, और आप ध्यान दो, आपके पास करेक्टली स्पेल्ड वर्ड सिर्फ पिलेज है, पिलेजेज। चूंकि ये एस लगा दिया है जानबूझ के कि आपको कंफ्यूजन बढ़े यहां पे दो जगह पे, क्योंकि ये वर्ड आप खोजोगे कहीं मिलेगा नहीं। ये पेल, जिसका मतलब होता है पीला, कमजोर दिखने वाला, उसका ये नाउन है, इसको पेलनेस बोलते हैं। पिलेज का मतलब बहुत ज्यादा विनाश, तांडव, टूट फोड़, लूटपाट, विनाश। स्प्लिटर में डबल टी आता है, ब्लॉटिंग में डबल टी आता है। तो ये तुम्हारा गड़बड़, मतलब स्पेलिंग इतनी ये गड़बड़ था। अब आप क्लोसेस पे आइए, और आपको अनडाउटेडली जरूर बताइएगा। आपके कमेंट्स मेरे को, मैं आपको एक चीज बोलूं, आपके कमेंट्स मेरे को उत्साहित करते हैं। देखो आप लोग कंजूसी करते हो, पता नहीं कमेंट्स में कुछ पैसा लगता होगा, शेयर करने में कुछ पैसा लगता होगा, मुझे तो ऐसा नहीं लगता, लेकिन वो मेरे को एक तरह से सपोर्ट हो जाता है। और आपका ये जो कमेंट होता है ना, जो आप देते हो, वो मैं एक्चुअली देखता हूं सेल्फ, तो ये मेरे लिए इंकरेजिंग भी होता है कि मैं जो कर रहा हूं आप लोगों को अच्छा लग रहा है, आप लोगों को चैलेंजिंग लग रहा है, तो मैं उसमें और इंकरेज होऊंगा, तो और उसमें काम करूंगा। अब ऐसा लगता है कि जैसे वन साइडेड अफेयर चल रहा है। चलो ठीक है, अब आप देखो इस पैसेज में आपके पास जो क्वेश्चंस थे, वो पैसेज भी मुश्किल था, और जो ऑप्शन बहुत आसान भी था, तो भी ऑप्शंस इतने क्लियर नहीं थे। और मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि क्लोसेस्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, क्लोसेस्ट में अपना लेवल बढ़ाने की कोशिश करो। और उसके लिए बस यही होता है कि आप जब पढ़ रहे हो, मैं जब एक्सप्लेन कर रहा हूं, तो उस पर नजर रखो। ये मत सोचो, देखो बहुत सारे लड़के क्या करते हैं कि मेरा 2 सही हुआ, 3 सही हुआ,
भाई वो 3 सही हुआ है, 2 गलत हुआ है, क्यों गलत हुआ है, और ये 3 सही में गेस है या नहीं है, या आपने सॉल्यूशन से बनाया है, ये आप महसूस कीजिए। क्योंकि अगर आप अपने सिर्फ सही को काउंट कीजिएगा, अगर, क्योंकि इंग्लिश में तो गेस भी होता है, तो फिर वो गेस के गलती होने की संभावना ज्यादा होती है। इसीलिए इनके एक्सप्लेनेशन पे जरूर नजर डालना। देखो जरा, वर्ड्स गिव रियलिटी टू लाइफ। वर्ड्स जिंदगी की सच्चाई व्यक्त करते हैं। सम डू बेटर देन अदर्स, कुछ वर्ड्स दूसरे शब्दों से ज्यादा अच्छे से करते हैं। ऑफरिंग डैश एज इन 20 शेड्स ऑफ ग्रे। अब यहां पे एक फ्रेज दिया हुआ है, 20 शेड्स ऑफ ग्रे का मतलब ग्रे का बहुत सारा वेराइटी, मतलब वो डिटेल में बताते हैं चीजों को, रियलिटी ऑफ लाइफ को। अब आप जरा देखो तो यहां का आंसर अगर नुआंस है तो आपको हिंट ने ऑफरिंग, वो वर्ड्स ऑफर करते हैं, मतलब एक्सप्लेनेशन ऑफर करते हैं। और नुआंस मतलब होता है छोटे छोटे डिफरेंसेस, मतलब छोटी छोटी बारीक चीजें भी। जैसे ग्रे का, भूरा का 20 शेड होता है, मतलब थोड़ा भी अंतर हुआ तो एक अलग शेड बन गया। वैसे ही वो नुआंस होता है, डिटेल में चीजों को बताते हैं। इंप्लीकेशन का मतलब प्रभाव, डिस्टिंक्शन मतलब विशेषता, हिंट, नुआंस सटल डिफरेंसेस, छोटी छोटी चीजें। दे डू नॉट, अब ये क्वेश्चन आसान था। सिंपली, यहां पे जस्ट भी सही है और सिंपली भी सही है। वो सिर्फ रियलिटी को डिस्क्राइब नहीं करते, दे क्रिएट इट, गिविंग इट कलर, डेप्थ एंड फॉर्म। वो इसको, रियलिटी को ये भी देते हैं, मतलब वो रियलिटी को की सारी विशेषताएं वो बताते हैं। आगे देखिएगा। अब 23 नंबर में आप ध्यान देना, अगर आपका गलती हुआ है तो ब्लैंक स्पेस, उसके बाद ऑल, और लगा हुआ है कॉमा, मतलब इस पार्ट में इस ब्लैंक स्पेस को सिर्फ ऑल से मतलब है, आगे के सेंटेंसेस को मतलब नहीं है। आगे सेंटेंस में व्हाट आई एम रियली इंटरेस्टेड, वो आगे का सेंटेंस अलग है। अब ऐसा चुनना है। अब अगर आप हेंस लो, सो लो, अगर ये, तो हेंस का भी इसलिए होता है, सो का भी इसलिए होता है, और सो ऑल, हेंस ऑल। अगर सिर्फ हेंस होता तो बात बनती, लेकिन अगर ऑल लगा हुआ है तो फिर ये हेंस फोर्थ का मतलब अब के बाद, ये समय बताता है। बट ऑल का मतलब, बट का एक मतलब इन स्पाइट ऑफ भी होता है। बट इन स्पाइट ऑफ, वही इन स्पाइट ऑफ ऑल, इन सब के बावजूद, what I am really interested here is talking about just one word which reveals, मैं एक वर्ड के बारे में बात करना चाहता हूं, which reveals। अब देखो क्या गलती होती है, a great dash about India। क्या रिवील वर्ड इंफॉर्मेशन के साथ लगेगा? which reveal information about India। इंफॉर्मेशन तो हम देते हैं, रिवील कहां करते हैं? रिवील मतलब कोई चीज जो छुपी हुई है उसको हम उजागर कर रहे हैं। आप में से अधिकतर लोग यहां पे इंफॉर्मेशन डाले होंगे, और नजर पे ध्यान रखिएगा, रिवील लिखा हुआ है। अ ग्रेट अमाउंट अबाउट इंडिया, अ ग्रेट क्वांटिटी अबाउट इंडिया, कोई लॉजिक नहीं है। अ ग्रेट डील, आप जानते हो अ ग्रेट डील एक फ्रेज होता है, और इसका मतलब होता है बहुत अधिक, जो इंडिया के बारे में बहुत अधिक बताते हैं। सो आपका ये डील हो जाएगा। 25 नंबर आसान है, क्योंकि यहां पे सेंटेंस खत्म हो गया, मतलब कॉमा लगा है तो आगे के सेंटेंस से मतलब नहीं है। बट नहीं डालेंगे, क्योंकि उसने यहां पे देखा दैट वर्ड इज नॉट जुगाड़, इट इज क्लोज, बट दैट वर्ड इज मतलबी। वो वर्ड जुगाड़ नहीं है, नो, दैट वर्ड इज नॉट जुगाड़, दैट वर्ड इज मतलबी। सुनने नो लगेगा, बिकॉज लगा के दैट नहीं लगा सकते। यस, दैट वर्ड इज नॉट, यस आगे निगेटिव है तो नो बोलोगे ना, नो आई विल नॉट गो। और बट बोल नहीं सकते क्योंकि पीछे के सेंटेंस से कोई मतलब नहीं है, अपोजिट। तो आप ध्यान देना कि अभी वाले क्लोसेस में ये बताना, एक्चुअली आप ऑफलाइन में क्लास में बैठे होते तो मैं पूछ लेता, लेकिन ऑनलाइन में अगर आप डाल रहे हो तो बता देना
कुछ जाता आता नहीं है, बता दो आप। और हाँ, पेपर बनाने में कैसा लगा ये भी जरूर बता दीजिएगा। आपका सपोर्ट मेरे लिए जरूरी है। मिलते हैं फिर अगले सेट के साथ, एक्सप्लेनेशन के साथ। थैंक यू सपोर्ट।